बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सेल्फ स्टडी पीके। माय नेम इज़ सैयद उसामा। आज हम देखेंगे कि कैपेसिटर्स की दो प्लेट्स के दरमियान जब हम कोई डाइलेक्ट्रिक यानी कि ऐसा इंसुलेटिंग मटेरियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में पोलराइजेशन का फिनोमिना शो करता हो, अगर हम प्लेस कर दें तो उसकी कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं बहुत सारी बातें डिक्टेट करवाऊंगा, तो काइंडली कॉपी पेंसिल या तो साथ रख लें या अदरवाइज आपके पास जो HRK की बुक है उसका पेज नंबर 687 और 688, ये टॉपिक जो इस पेज पे लिखे हुए हैं 687 टू 688, ये आज हम डिस्कस करें। सबसे पहली बात ये कि आपको मैं लास्ट लेक्चर याद करवा दूं अगर आपने नहीं देखा। हमारे पास जो दोनों प्लेट्स हैं इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई हुई है और मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कहता हूं E0। अब जब हम डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तो आपको नजर आ रहा है डाइलेक्ट्रिक में भी ड्यू टू पोलराइजेशन एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है जिसकी वैल्यू एक्सटर्नल या अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से कम है। इसको हम डिनोट करते हैं E प्राइम से। और जो हमारे पास टोटल या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसको हम लिखते हैं E0 माइनस E प्राइम। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी हम कैपेसिटर्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक प्लेस करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। तो ये हमारा आज का वैसे बेसिक जो प्रिंसिपल है जिस पे हमारा टोटल लेक्चर आज बेस करता है। लेकिन अब हम लेक्चर का स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले ये जो बात है ये 1837 में माइकल फेराडे ने ये बात डिस्कवर की थ्रू एन एक्सपेरिमेंट। उसने क्या किया, उसने देखा कि अगर आप कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक रख दो तो वो ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है एज कंपेयर टू द कैपेसिटर जिसके बीच में वैक्यूम हो या एयर हो। तो उसने एक स्टेटमेंट लिखी, कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक कैन स्टोर मोर चार्ज एज कंपेयर टू कैपेसिटर विद एयर इन बिटवीन। कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक कैन स्टोर मोर चार्ज। तो ये आप स्टेटमेंट पूरी खुद भी लिख सकते हो कि उस कैपेसिटर की निस्बत जिसमें हमारे पास एयर हो बीच में उसमें चार्ज कम होता है और जिस कैपेसिटर में हमारे पास डाइलेक्ट्रिक स्टोर हो उसमें हमारे पास चार्ज ज़्यादा होता है। मैं आपको एक दफ़ा फिर रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो पहले आप उसको देख लें, अदरवाइज ये लेक्चर आपके लिए समझना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक कैपेसिटर ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास दो प्लेट्स हैं एक कैपेसिटर की। एक प्लेट को हमने बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा है और दूसरी प्लेट को हमने बैटरी के नेगेटिव से जोड़ा है। तो ये वही एक्सपेरिमेंट है जो माइकल फेराडे ने किया था, हम जस्ट उसको आज रिवाइज कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो बैटरी का पोटेंशियल है मैं उसको कैपिटल V कह लेता हूँ। अब बैटरी आपको पता है कि यहाँ पे कुछ चार्ज सप्लाई कर रही है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है। आपको नजर आ रहा है कि अभी हमने कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा, हमारे पास इन बिटवीन द कैपेसिटर एयर है। तो वी आर डिस्कसिंग कैपेसिटर विदाउट एनी डाइलेक्ट्रिक। अच्छा, यहाँ पे मैं जो नोटेशन है वो डिफरेंट ले रहा हूँ बुक से, क्योंकि जो आपको मैंने पिछला टॉपिक पढ़ाया है अगर मैं बुक वाली नोटेशन लूंगा तो आपको फिर कुछ भी समझ नहीं आएगी। मैं कह लेता हूँ यहाँ पे पोटेंशियल है V1। और एक बात याद रखें कि इस वक्त कैपेसिटर मुकम्मल चार्ज हुआ हुआ है, मतलब जितना बैटरी का पोटेंशियल है उतना ही कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल है। और यहाँ पे जो टोटल चार्ज डेवलप हुआ हुआ है जिसको हमने एब्सोल्यूट चार्ज का नाम दिया था, लेट से वो Q1 है। अगर हमारे पास डाइलेक्ट्रिक नहीं है और बैटरी से आपने कैपेसिटर को कंप्लीट चार्ज कर दिया है तो आपके पास वोल्टेज की वैल्यू है V1 और चार्ज की वैल्यू है Q1। और लेट से इस वक्त हमारे पास जो कैपेसिटेंस है वो है C1। मैंने इस तरह से क्यों लिखा, ये बात आपको थोड़ी देर तक अभी समझ आ जाती है। अब यही हमारे पास कैपेसिटर है और याद रखें हमने बैटरी नहीं हटाई, बैटरी अभी भी कनेक्टेड है। हमने क्या किया, अपने कैपेसिटर के बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक रख दिया। डाई इलेक्ट्रिक ऐसा इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जिसको अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखें तो उसमें पोलराइजेशन का फिनोमेना होता है और उसके जो डायपोल्स होते हैं वो अलाइन हो जाते हैं, मतलब अंदर से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है जो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देती है।
अब मेरी बात को आपने बहुत ध्यान से सुनना है। यहाँ पे जो फैराडे ने ऑब्जर्वेशन की उसकी भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात करेंगे कि हो क्या रहा है। जब हमने डाइलेक्ट्रिक रखा, एट दैट मोमेंट जो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो थी E2। इलेक्ट्रिक फील्ड को कम हो जाना चाहिए और ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती भी है। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है, यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है तो पोटेंशियल भी कम होता है। लेट्स से उस पोटेंशियल को हम कह लेते हैं V2। उस पोटेंशियल के कम होने की वजह से यहाँ पे ये जो बैटरी थी ये कोशिश करेगी कि जो इसका पोटेंशियल है वही कैपेसिटर के क्रॉस भी पोटेंशियल लगे। अब जब ये सिचुएशन क्रिएट हुई कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बैटरी ने क्या किया, बैटरी ने मजीद चार्ज को पुश किया और यहाँ पे मजीद चार्ज स्टोर होना शुरू हो गया। और फिर एक वक्त आया कि ये जो यहाँ पे आपको V2 नजर आ रहा है ये वही पोटेंशियल बन गया जो बैटरी का है। इसका मतलब क्या हुआ, V2 बिकेम इक्वल टू V, और एज अ रिजल्ट, क्योंकि आपको पता है V और E में डायरेक्ट रिलेशन है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नजर आ रही है जो पहले कम हो चुकी थी, अब ये दोबारा पहले वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो गई। ये E2 किसके इक्वल हो गई, E1 के। लेकिन क्योंकि आपको याद होगा मैंने बताया कि चार्ज बैटरी ने दोबारा पंप किया था, मजीद चार्ज पंप किया था। मैं ये नहीं कह रहा कि बैटरी ने Q2 चार्ज मजीद पंप किया है, मैं यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ कि ये जो Q2 है पहले चार्ज था Q1, अब टोटल चार्ज हो गया Q2। इंशाल्लाह ताला आगे चल के हम देखेंगे कि मजीद चार्ज बैटरी में कितना पंप हुआ है। लेकिन अभी हमने कुछ कैलकुलेशंस करनी है, तो मैं इस बात को प्रूफ करना चाहता हूँ जो माइकल फैराडे ने कही थी कि जो चार्ज है बैटरी ने मजीद पंप किया। पहली बात, जब हमारे पास कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं था, विदाउट एनी डाइलेक्ट्रिक, तो वहां पे मैंने नोटेशंस को जरा डिफरेंट करके लिखा है। विदाउट एनी डाइलेक्ट्रिक यानी कि हमारे पास कैपेसिटर्स की प्लेट के दरमियान वैक्यूम था, तो वहां पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसको मैंने E1 से लिखा है उसका फॉर्मूला था सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और हमें पता है सिग्मा इक्वल होता है Q ओवर A। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी मुनासबत से Q1 ओवर A इंटू एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। और हमें पता है कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर देते थे तो माइकल फैराडे ने देखा कि थोड़ी देर बाद जो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पहले वाले पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाती है। लेकिन पहले क्या था, जब हमने डाइलेक्ट्रिक रखा तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो पहली वाली इलेक्ट्रिक फील्ड से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम कम हो गई। मतलब हमें पता है कि E2 का फॉर्मूला है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, लेकिन आपको मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था जब आप कहीं पर डाइलेक्ट्रिक रखते हो तो आपके पास एप्सिलॉन नहीं रहता, आप पर रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाता है और ये इक्वल होता है कैपा टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। कैपा इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ E2 इज इक्वल्स टू सिग्मा ओवर कैपा टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। अब ये चार्ज डेंसिटी पहले वाली चार्ज डेंसिटी नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं Q2 ओवर कैपा यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो अब हमारे पास ये भी हमें बात पता है कि आफ्टर सम टाइम जो E1 इक्वल हो जाती है E2 के, तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं E1 इज इक्वल टू E2। ऐसा क्यों हुआ है, जब मजीद चार्ज ट्रांसफर हुआ है, अभी हमने ये नहीं देखा कि मजीद चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ है, वो अभी हम थोड़ी देर तक निकालेंगे Q2 माइनस Q1 करके। पहले चार्ज था Q1 जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था, जब डाइलेक्ट्रिक रखा तो अब चार्ज हो गया Q2, चार्ज बढ़ गया, कितना बढ़ गया ये भी हम माइनस करके निकालेंगे। लेकिन ड्यू टू दैट इंक्रीमेंट इन चार्ज E1 और E2 आपस में बराबर हो गई हैं बिकॉज पोटेंशियल वही है जो पहले बैटरी का था। यहाँ पे V1 इक्वल था V और यहाँ पे V2 इक्वल हो गया V के। अब हमें पता है E1 इज इक्वल टू E2, यहाँ पे हम क्या हमें पता है यहाँ पे E1 का फॉर्मूला है Q1 ओवर एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, Q2 ओवर A, Q1 ओवर एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला
जो डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद है, दैट इज Q2 ओवर A इंटू कैपा इंटू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एरिया एरिया से कट जाएगा, एप्सिलॉन एप्सिलॉन से कट जाएगा, हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा Q1 इज इक्वल्स टू Q2 ओवर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि कैपा। अब मैं इसको लिख सकता हूँ Q2 ये वो चार्ज है जो डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद हमारे पास डेवलप हुआ है, टोटल चार्ज Q2 इज इक्वल्स टू कैपा टाइम्स Q1। आप यहाँ पे देख सकते हो क्योंकि हमें पता है जो कैपा है उसकी वैल्यू 1 से बड़ी है। इसका मतलब है जो चार्ज हमारे पास बाद में स्टोर हो रहा है दैट इज ग्रेटर देन चार्ज स्टोर बिफोर द डाइलेक्ट्रिक इज पुट बिटवीन टू प्लेट्स। तो यहां से एक बात तो डन हो गई कि अब हमारे पास चार्ज ज्यादा है। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि हाउ मच चार्ज इज लार्ज बिफोर एंड आफ्टर। अब मैं यहां पे ये देखना चाहता हूं कि हमारे पास चार्ज पहले से कितना ज्यादा है। तो मैं सिंपल एक काम करूंगा, ये जो मेरे पास Q2 चार्ज है ये मेरे पास टोटल चार्ज है आफ्टर डाइलेक्ट्रिक सब्स्टिट्यूशन बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। इसमें से मैं वो वाला चार्ज माइनस कर दूंगा जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक के बगैर था और वो था Q1। तो इसी तरह बिल्कुल यहाँ पे कैपा Q1 में से मैं Q1 चार्ज माइनस कर दूंगा दोनों साइड्स पे। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे वो चार्ज निकल आएगा जो कि एक्स्ट्रा चार्ज है जो कि डेवलप हुआ है जब हमने डाइलेक्ट्रिक रखा है Q2 माइनस Q1। इसमें से आप Q1 कॉमन ले सकते हैं और ये इक्वल्स है कैपा माइनस 1 के। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि ये इक्वेशन क्या बता रही है। ये वो एक्स्ट्रा चार्ज है जो कि कैपेसिटर के दरमियान डाइलेक्ट्रिक रखने की वजह से डेवलप हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, आपने एक बात नोट की है कि हमने अभी तक वो इक्वेशन नहीं निकाली जो हमें ये बता रही है कि कैपेसिटेंस में भी इंक्रीज आया है। अब जरा हम यहाँ पे देखते हैं, हमें पता है कि जो टोटल पोटेंशियल था पहले वो था V1 और जो टोटल पोटेंशियल था बाद में वो था V2। लेकिन मैंने आपको बताया था टोटल पोटेंशियल बिफोर डाइलेक्ट्रिक एंड आफ्टर डाइलेक्ट्रिक वाज इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। इसका मतलब है यहाँ पे V2 इज इक्वल्स टू V1 ही होगा। अब हमें पता है V1 इज इक्वल्स टू Q1 ओवर C और V2 इज इक्वल्स टू Q2 ओवर C। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं V1 इज इक्वल्स टू Q1 ओवर C और V2 हमारे पास किसके इक्वल है, Q2 ओवर C। इसको हम C1 से डिनोट कर लेते हैं, इसको हम C2 से डिनोट कर लेते हैं। और हमें पता है कि ये जो Q2 है ये कैपा टाइम्स Q1 के इक्वल है। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू है व्हेन डाइलेक्ट्रिक वाज सब्स्टिट्यूटेड। तो ये इक्वल है कैपा टाइम्स Q1 के, कैपा टाइम्स Q1 ओवर C2 इज इक्वल टू Q1 ओवर C1। तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि Q1 दोनों साइड्स पे कट जाएगा और हम लिख सकते हैं C2, अगर आप इन टर्म्स को इंटरचेंज कर लें, C2 इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय C1। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे ये जो इक्वेशन बनी है ये भी आपको दिखा रही है कि जो बाद में कैपेसिटेंस आपके पास निकली है वो पहले वाली कैपेसिटेंस जो बगैर डाइलेक्ट्रिक के थी उससे कैपा टाइम्स लार्ज है। याद रखिए कैपा यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। अगर मैं इसका पहले वाले का फॉर्मूला लिखूं, अब आपको पता है अगर डाइलेक्ट्रिक ना हो तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। तो ये वही फॉर्मूला है जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डायरेक्ट बना के दिखा दिया था। मतलब कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीज कर जाती है कैपा टाइम्स और वो इक्वल होती है कैपा टाइम्स मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटेंस विद आउट डाइलेक्ट्रिक। ये जो एप्सिलॉन नॉट A ओवर D है ये यहाँ पे बता रहा है कि अगेन जो कैपेसिटेंस है वो ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और डाइलेक्ट्रिक मीडियम पे डिपेंड करती है। अब अगर आपको मैं थोड़ा सा याद करवाऊं, जो स्फीयर के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था उसमें भी आप बस क्या करोगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू AB
ओवर बी माइनस ए। मतलब अगर आपके पास स्फेरिकल कैपेसिटर हो और उसके बीच में आप डाइलेक्ट्रिक रख दो तो ये उसकी कैपेसिटेंस कैपा टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह से सिलेंड्रिकल कैपेसिटर भी आपको याद होगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू कैपिटल एल ओवर नेचुरल लॉग ऑफ बी ओवर ए। आई होप आपको समझ आई होगी कि यहाँ पे भी अगेन कैपेसिटेंस बढ़ रही है कैपा टाइम। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात रह गई है, उसको भी हम स्टडी कर लेते हैं। ये जो एक्सपेरिमेंट था ये माइकल फैराडे ने किया था विद बैटरी। अब सेम एक्सपेरिमेंट हम विदाउट बैटरी भी कर सकते हैं और हम देखेंगे अगेन हमारे पास सेम रिजल्ट निकलेंगे। इररिस्पेक्टिव ऑफ द बैटरी हमारे पास कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। फर्ज कर लेते हैं हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड नोट की थी E1। अब जो मेरे पास कैपेसिटर है वो मैं इसको ड्रॉ नहीं करता, मैं आपको दोबारा यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें मैंने बैटरी लगाई हुई है और मैंने यहाँ पर भी बैटरी लगाई हुई है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी E1 और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी E2। लेकिन फर्ज करते हैं कि मेरे पास बैटरी नहीं है। मतलब आप सोचें कि ये इतना हिस्सा नहीं है। पहले हमारे पास वोल्टेज था V1, चार्ज था Q1 और कैपेसिटेंस थी C1 और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको याद होगा हमने ली थी E1। जब अगर हम ये चार्ज करके बैटरी हटा दें और डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दें, मैं दोबारा बता रहा हूं, अब हमारे पास बैटरी नहीं है, मतलब मजीद कोई चार्ज पुश नहीं होगा। इसका मतलब है E2 कैपा टाइम्स कम होगी और इसका मतलब है अगर मजीद चार्ज नहीं आ रहा तो इसका मतलब है पोटेंशियल में भी चेंज आएगा, जिसको मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाने लगा हूँ। E1 थी जब हमारे पास यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं था, विदाउट डाइलेक्ट्रिक हमने चार्जिंग की, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर हो गई। E1 हमारे पास पोटेंशियल बन गया V1 और हमारे पास चार्ज था Q1। अच्छा, अब मैंने क्या किया, अब मैंने इंसर्ट कर दिया डाइलेक्ट्रिक। अब जब मैंने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, लेकिन अब दोबारा आपको बता दूं बैटरी नहीं है, इसका मतलब है जो E2 थी इलेक्ट्रिक फील्ड वो E1 से कैपा टाइम्स डिक्रीज कर जाएगी, E1 ओवर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका मतलब है पोटेंशियल भी डिक्रीज कर जाएगा क्योंकि अब आप मजीद चार्ज तो पुश कर नहीं रहे, तो V2 विल बी इक्वल्स टू V1 ओवर K। अब जरा यहां पे हम देखते हैं कि V1 और V2 की वैल्यू क्या है। देखें V2 की वैल्यू हमारे पास है Q ओवर C2। अब मैंने यहां Q2 क्यों नहीं लिखा मैं आपको बताता हूं। और V1 की वैल्यू हमारे पास है Q ओवर C1 इंटू कैपा। देखें जब आपने बैटरी हटा दी चार्जिंग के बाद, अगर पहले चार्ज Q1 है तो बाद में भी चार्ज कितना होगा, Q1 ही रहेगा। तो उस Q1 को मैं लिख लेता हूं Q के इक्वल, क्योंकि हमने जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया था तो बैटरी नहीं थी, मजीद चार्ज नहीं आया, तो यहां से ये कैंसिल हो गया। इसको हम इन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम दोबारा से लिख सकते हैं C2 इज इक्वल टू कैपा टाइम C1। आप देख लें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने चार्जिंग दोबारा की या नहीं की, मगर आपने एक फर्क नोट किया कि हमारे पास कैपेसिटेंस अभी भी बढ़ रही है। ये फॉर्मूला अगेन आपको प्रूफ दे रहा है कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर ओनली डिपेंड्स अपॉन ज्योमेट्री ऑफ कैपेसिटर और मीडियम प्लेस बिटवीन द कैपेसिटर। इसके अलावा ये किसी और फैक्टर पर डिपेंड नहीं करती। तो डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, like this video, and please also help us financially through easy paisa on this number 0320 044 2054. Thank you very much.